विविधता। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वर्चुअल सेलिब्रेशन में होंगे मुख्य अतिथि। आठ जून से खोले जाएंगे धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और होटल। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश, कहा लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से हो पालन। पीएम मोदी ने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन को किया संबोधित। दुनिया को भारत की ओर से मदद का किया भरोसा। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस को $1.5 करोड़ की मदद का किया ऐलान। कहा दूसरों की मदद कर खुद की मदद करते हैं हम। गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात से जुड़े 2550 लोगों को किया ब्लैकलिस्ट। वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर 10 साल तक भारत में प्रवेश पर लगाई रोक। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए राज्यों को जारी किया 36,400 करोड़ की जीएसटी मुआवजा राशि। इससे पहले भी 1,15,096 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दे चुकी है सरकार। ₹454 विशेष विमानों के जरिए 1,07,000 से अधिक भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस लाया गया। एयर इंडिया के 75 अतिरिक्त विमानों में आज से अमेरिका और कनाडा के लिए बुकिंग शुरू। आईएनएस जलाश्व आज माले से भारत के लिए होगा रवाना। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,06,737, जबकि 1,04,106 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। दुनिया भर में कोविड-19 से 66 लाख से अधिक लोग संक्रमित और 3,89,000 से अधिक की मौत। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को मनाए जाने वाले इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करना है। इस साल पर्यावरण दिवस का थीम प्रकृति के लिए समय रखा गया है। इस साल मनाए जाने वाला पर्यावरण दिवस कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से पिछले सालों से अलग होगा। इस साल लॉकडाउन की वजह से प्रकृति में प्रदूषण कम हुआ है, जिस कारण वातावरण शुद्ध होने के कारण हमारी चिंताएं कम हुई हैं। लॉकडाउन का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विश्व में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत 1972 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून 1972 से पर्यावरण दिवस की नींव रखी थी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जब 1972 में पहली बार वहां पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। पूरी दुनिया में इस साल पर्यावरण दिवस पर कोरोना महामारी का असर दिख रहा है। भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वर्चुअल तौर पर पर्यावरण दिवस समारोह मनाएगा। समारोह का फोकस नगर वन होगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हमें अपने समृद्ध जैव विविधता पर गर्व है, क्योंकि इस वर्ष की थीम जैव विविधता है। मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पानी को बचाने, पानी को रिसाइकल करने और पानी कृषि के लिए बचाकर रखने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कभी भी हमारे पास जल संसाधनों की कोई कमी ना हो। उन्होंने कहा कि हमें बिजली बचानी चाहिए तथा सौर या पवन जैसे उपकरणों के माध्यम से बिजली पैदा करनी चाहिए, ताकि हम कार्बन उत्सर्जन से बच सकें। हमें कुशल विद्युत रोशनी के लिए एलईडी लाइट्स का उपयोग करना चाहिए। जब भी हम बाहर जाते हैं, हमें घर के सभी प्लग्स निकालकर लाइट बंद करके जाना चाहिए।
और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। तपस, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और कोरोना के इस समय में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। एक तो किस तरह से ये मनाया जा रहा है दुनिया भर में, दूसरी ये भी कि कोरोना के समय में जब पूरी दुनिया परेशान है इस वायरस को लेकर, वहीं एक सकारात्मक असर इसका पर्यावरण पर भी नजर आया है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पर्यावरण को काफी फायदा नजर आ रहा है। तो कितनी अहमियत हो जाती है और किस तरह से ये बढ़ जाती है? जी, आप एकदम सटीक जिसे कहते हैं बैंग ऑन टारगेट है। अपने लास्ट वाला जो आपका जो लाइन है बिल्कुल सटीक है कि अगर कोरोना के वजह से पूरे विश्व में एक हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट की बात करें, अगर हम बात करें किस तरीके से हमारे आसपास का जो नजरिया है वो बदला है, वो इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमालय का जो धौलाधर रेंज है वो पंजाब और बाकी चंडीगढ़ से क्लियरली देखा जा सकता था। मतलब वो एक तरह से लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो बहुत दशकों में ये पहली बार हुआ था। दूसरी बात है, अगर हम आसपास आप बता रहे थे जैसे कि जो आपका वायु प्रदूषण है कितना एक तरह से कम हुआ था इस लॉकडाउन में, और जैसे नदियां हैं, यमुना नदी की बात करें, बाकी नदियों की बात करें, वो किस तरीके से रिबूट किया उन्होंने और किस तरीके से उस अपने आप वो क्लीन हुए। तो कहीं ना कहीं नेचर हमें ये बता रहा है कि अगर उसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, अगर उससे ज्यादा छेड़खानी ना की जाए, जिस तरीके से हम पोल्यूशन की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, बाकी चीजों से जिस तरीके से वो नेचर के साथ छेड़छाड़ की गई थी इतने सालों में, इतने दशकों में, वो एक तरह से बता रहा है कि वो अपने आप रिबूट हो सकता है और उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या जरूरत है? अब जरूरत है इस चीज को संभाल के रखने की, और यही इस बार का थीम भी है ग्लोबल। इस बार का जो सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी जो इस बार की थीम है, और इस बार ये कोलंबिया और जर्मनी में, ये दोनों कंट्री पार्टनरशिप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत में भी जो बायोडाइवर्सिटी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार, चूंकि कोविड का संक्रमण होने का खतरा है, तो एक तरह से सब जितने भी सेलिब्रेशन हो रहा है वो एक तरह से कंप्यूटर और इन चीजों के माध्यम से हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। तो कोशिश यही है कि कम से कम लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। लेकिन जो अहम बात है कि इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लोगों को बताया जाए कि हमारे पास एक ही अर्थ है, एक ही प्लेनेट है जिसमें रहा जा सकता है, और इसका ध्यान रखा जाए। और इस वजह से सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी जो मैं बाबा कह रहा हूं इस बार की थीम है, वो इसलिए है कि बायोडाइवर्सिटी के जैसे हम बात करते हैं तो 20 टोटल वर्ल्ड में हॉटस्पॉट्स हैं, और उसमें से करीब 35 हॉटस्पॉट्स है, ग्लोबल हॉटस्पॉट जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के, और उसमें से 4 हॉटस्पॉट भारत में अकेले हैं। तो उन जगहों को जहां पर हॉटस्पॉट्स हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको सेव करने की बात की जा रही है। और जो दूसरा वो है एक तरह से अर्बन जो जगह है उसको सेव करने की बात की जा रही है। एक उसका नाम दिया जा रहा है कि किस तरीके से नगर वन जो है, अर्बन फॉरेस्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसको सेव किस तरीके से किया जाए। तो उस पे भी एक बहुत ज्यादा एक इस बार का एम्फेसिस है भारत में कि नगर वन जो है उसको जैसे अर्बन इंडिया में किस तरीके से आप जो एक तरह से लोगों को बताया जाए, सचेत किया जाए कि किस तरीके से ज्यादा पेड़ लगाए, ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट की केयर की जाए। तेजिंदर जी, तपस बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। यकीनन बेहद अहम ये दिन है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तिरुवनंतपुरम से अजय जॉय जुड़ गए हैं। अजय, बहुत स्वागत है आपका। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। केरल अपने आप में एक हरा भरा स्थान है, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है आने वाले वक्त में पर्यावरण को लेकर, और बायोडाइवर्सिटी अहम थीम है आज के लिए? Hi, this Environment Day in Kerala is little late. It's Satna. We know the incident of that elephant, which got killed in a not probable, it's confirmed, a man-animal conflict issue. So there is a mood of sadness throughout the state. But today, the plan for Environment Day celebrations has been done by the state government as well as the organizations throughout the state.
State government is on an ambitious plan. It wants to plant around 1 crore 9 lakh saplings across Kerala. And happy news for Doordarshan would be the inauguration by Forest Department for the scheme will happen in the premises of Doordarshan today, where hundreds of food-bearing plants, food-bearing trees would be planted. And the same will be repeated across different districts. And state government is on a mission, including the local self-government, to identify the barren and fallow lands and then develop what we call urban forests in this area. And the focus is more on building the ecosystem of biodiversity, suiting the flora nature of the region, rather than the earlier we used to have exotic and alien tree species from outside. For example, eucalyptus used to be planted as part of afforestation drives once upon a time. And acacia trees were planted once upon a time. Now the focus has been shifted. Now the focus is shifted to have more tree varieties that reflects the local flavor. And in Kerala, as you are aware, jackfruit trees and mango trees, they're more in number. So current plan is to include the varieties in large number from these fruit-bearing types, but it will be beneficial to the community as well as suiting the ecosystem, the natural ecosystem as well. So Harita Kerala Mission, the Green Kerala initiative, has planned, it has already been running a scheme called Pachatourism, Green Island. So this particular scheme is a step in this direction. So it identifies those areas where saplings can be planted and can be protected in a sustainable manner. Normally what happens, as you are aware, once we plant it, we go on a drive in a large scale and then we forget about the saplings, right? It's just a photo mechanism for many of us. So here, people are trying to do it in a sustainable manner, making sure that the local self-government step in and give adequate attention to the saplings. Yesterday, Chief Minister in his press conference had mentioned about the last two floods has actually caused such a damage to the plantation drives in the earlier 2 years. Whatever have been planted could not be taken care of properly. So this year they're trying to make sure that the afforestation drives will happen, and then it will be sustained in a productive manner. And not just state government, all the political parties are also having other massive drives today, taking the concern of nature to the foremost. Even BJP has also been planning so many planting drives today, which will be inaugurated today and will be continued throughout the day today in Kerala. And it should be mentioned, it happens in a mood of sadness. That news of killing of elephant is really a tragic, and that has really saddened people here. And somehow we will repair our conscience a little bit. जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यकीनन एक दुखद घटना ज़रूर थी उस हथिनी की मृत्यु, लेकिन आज पर्यावरण दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों में भी तैयारियां चल रही हैं, अलग अलग पार्टीज अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाया जा रहा है और आज पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वर्चुअल सेलिब्रेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन अवधि में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है दिशा निर्देश, नजर डालते हैं। धार्मिक स्थलों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो सावधानियां वहां पर बरतनी हैं। लॉकडाउन अवधि में 8 जून से खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। चेहरे पर मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा और इस दौरान जरूरी है कि 6 फीट की दूरी का पालन किया जाए। वहीं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, डिस्पेंसर मौजूद होना चाहिए और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी जो भी कोई अंदर जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की भी सलाह दी जा रही है ताकि पता चलता रहे कि आप सेफ हैं।
और धार्मिक स्थलों के लिए जो दिशा निर्देश हैं उनमें परिसर में सिर्फ पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति के प्रवेश की ही अनुमति होगी। अगर आप में कुछ सिम्टम्स हैं तो आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। चप्पल और जूते परिसर के बाहर उतारने होंगे और अगर आप किसी वाहन में आते हैं तो बेहतर होगा अपने वाहन में ही चप्पल या जूते उतार के आएँ। प्रवेश और बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते होंगे, ये बेहद अहम है। आपको एक द्वार से अंदर जाना है तो दूसरे द्वार से बाहर निकलने का इंतजाम होना चाहिए। एयर कंडीशनिंग के लिए CPWD के निर्देशों का पालन बेहद जरूरी है। प्रसाद या पवित्र जल के वितरण से बचने की सलाह दी गई है। धार्मिक स्थलों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और लंगर या सामुदायिक रसोई में सामाजिक दूरी का पालन करना बेहद अहम होगा। वहीं परिसर के अंदर सैनिटाइजर का भी खास ख्याल रखना जरूरी है। जब जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं होटलों के लिए किस तरह के नियम हैं? कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन अवधि में 8 जून से धार्मिक स्थल के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी खोले जाएंगे। लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो हम एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। यह है होटल, रेस्टोरेंट के लिए दिशा निर्देश। चेहरे पर मास्क लगाना ज़रूरी है और 6 फीट की दूरी का पालन करना ज़रूरी होगा। होटल और रेस्टोरेंट 8 तारीख से खुलने जा रहे हैं और परिसर के भीतर पार्किंग आदि में भीड़ प्रबंधन बेहद ज़रूरी होगा। भीड़ इकट्ठी ना हो इसका इंतज़ाम करना होगा और प्रवेश और बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते होंगे ताकि अंदर आने वाले लोग बाहर जाने वाले लोगों के संपर्क में ना आए, कम से कम उसकी कोशिश रहे। लिफ्ट में सीमित संख्या में व्यक्तियों के प्रवेश की इजाज़त होगी। अतिथियों को ट्रैवल हिस्ट्री का ब्यौरा और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना ज़रूरी होगा। ये होटल्स के लिए अहम है और रिसेप्शन पर हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। इसके साथ ही बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना ज़रूरी होगा। होटल, रेस्टोरेंट के लिए दिशा निर्देशों में ये शामिल है और लगेज को भी सैनिटाइज करना ज़रूरी होगा। जो सामान आप होटल में अपने साथ लेकर आए हैं उसे वहाँ पर सैनिटाइज किए जाना बहुत ज़रूरी होगा। रेस्टोरेंट में बैठने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा ताकि बचा जा सके इस बीमारी के फैलने से। डिस्पोजेबल मेन्यू के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। साथ ही बगैर संपर्क में आए ऑर्डर लेना और डिजिटल पेमेंट के उपयोग की सलाह दी गई है। वहीं एयर कंडीशनिंग के लिए CPWD के निर्देशों का पालन बेहद जरूरी होगा और परिसर, कमरों और शौचालयों की निरंतर सफाई जरूरी है। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, 8 तारीख से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। हमने देखा कि क्या कुछ अहम गाइडलाइंस इस बारे में जारी की गई हैं, लेकिन इस दौरान बेहद अहम होगा जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो अपना ध्यान रखें ताकि ये बीमारी और ज़्यादा ना फैले। बिल्कुल तेजिंदर, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से कहा था कि फेज वाइज ओपनिंग अप किया जा रहा है, तो ऐसे में अब 8 जून से जो SOPs जारी की गई हैं वो ऑफिस के लिए की गई हैं, रिलीजियस प्लेसेस के लिए की गई हैं, होटल्स और जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में जुड़े जो सेक्टर्स है या जो शॉप्स है उनके लिए किया गया है, और साथ साथ रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स के लिए इन SOP को जारी किया गया है। सभी SOP में एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को एक तरह से प्राथमिकता दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को एक तरह से नजर में रखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो SOP है वो ऑफिस और वर्क प्लेसेस की यहाँ पर इस समय पर हमें जो देखिए, क्योंकि काफी इसको तरजीह दी गई, काफी डिटेल गाइडलाइन निकल करके आई है। अगर हम ऑफिस में देखें तो एक तरह से कहा गया है कि हर एम्प्लॉय के बीच में जब वो काम करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और पूरी तरह से डिसइंफेक्शन जो शिफ्ट के बाद में भी है वो होते रहना चाहिए। लेकिन इससे जो एक तरह से सैनिटाइजेशन का काम है लगातार वो होते रहना चाहिए। ये एक तरह से इस SOP का एक प्रोमिनेंट हाईलाइट है कि आप सैनिटाइज करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, क्योंकि ज्यादातर वर्क प्लेसेस और ऑफिसेस खुलेंगे। कई सारे वर्क प्लेसेस और ऑफिसेस ऐसी जगह पर है जो काफी कंजेस्टेड जगह में होते हैं, तो कैसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट को अलग रख सके, इस बात को भी एडवाइस किया गया है कि आप अलग अलग एंट्री पॉइंट को रख सके ताकि जो जिस जगह से जा रहा है उस जगह से निकल करके ना आए, दूसरा कोई गेट हो जहां पर एग्जिट पॉइंट्स को रखा जा सके। और साथ ही साथ हर पॉइंट पे जो प्रोमिनेंट पॉइंट पर हैंड सैनिटाइजर्स को उपलब्ध कराया जाए, इस बात का भी फोकस किया गया है। शिफ्ट टाइमिंग्स जो होती है खासकर उस पर तरजीह दी गई, जैसा ऑफिस टाइमिंग्स के अंदर है
प्रोमिनेंटली ओवरलैपिंग शिफ्ट टाइमिंग्स ना हो, जिससे कि अगर एक शिफ्ट में कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो दूसरी शिफ्ट के साथ में ओवरलैप ना करे। और अब ये सोशल डिस्टेंसिंग प्रोमिनेंटली हर जगह बताया गया। जो एसी के टेम्परेचर है, जो कि सीपीडब्ल्यूडी की जो गाइडलाइंस है, वो अबव 24 और 30 की रेंज में एक तरह से होने चाहिए। इस बात को यहाँ पर तरजीह देते हुए दिखाई दी गई है। तो अगर आप देखेंगे जो ऑफिसेस, रिलीजियस प्लेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, इनकी जो गाइडलाइंस निकल करके आई है बड़ी सिंपल है, लेकिन हाँ बड़ी कारगर यहाँ पर दिख रही है। रीओपनिंग में काफी मदद मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को और हाँ थर्मल स्क्रीनिंग को इंश्योर किया जाएगा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, चाहे वर्क प्लेस में एंटर कर रहे हैं या फिर अगर आप शॉपिंग मॉल्स में भी एंटर कर रहे हैं, तो ये कोशिश की जाएगी कि कोई जिसकी तबीयत खराब है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है या सीनियर सिटीजन है, उनके लिए एडवाइस यही किया गया है कि वो ना जाए। लेकिन फिर भी अगर जाना होता है तो एक तरह से सारी सावधानियों को लेकर के मास्क एक तरह से मैंडेटरी यहाँ पर किया गया है तमाम जगहों पर, अगर आप यहाँ पर नजर डालें। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो गृह मंत्रालय द्वारा अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं और 8 जून से बहुत सी अन्य गतिविधियां जो शुरू नहीं हुई थी, आर्थिक गतिविधियां, वो शुरू होने जा रही हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए तबलीगी जमात के 2550 सदस्यों को काली सूची में डाल दिया है। काली सूची में डाले गए लोगों में करीब 40 देशों के नागरिक शामिल हैं जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारत में ठहरे हुए थे और वीजा नियमों का उल्लंघन कर धार्मिक गतिविधियों में शामिल थे। इन लोगों को 10 साल तक भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। पहली बार सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए इतनी अधिक संख्या में लोगों को काली सूची में डाला है और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत इतनी लंबी अवधि के लिए भारत में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। विभिन्न राज्य सरकारों ने मस्जिदों और मदरसों में विदेशियों के अवैध रूप से ठहरने होने का ब्यौरा उपलब्ध कराया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई की है। जमात के लगभग सभी सदस्य पर्यटक वीजा पर भारत आए थे, लेकिन वो धार्मिक गतिविधियों में शामिल थे। इस तरह वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। और इस पर और अधिक बात के लिए सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, इस मामले में और क्या अधिक जानकारी है, किस तरह के एक्शन की बात की गई है? अच्छा, बिल्कुल देखिए तेजिंदर, बहुत गंभीर है। सीधे तौर पर कहा जाए तो पर्यटक वीजा पर जो लोग आते हैं वो पर्यटक स्थलों को देखने के साथ साथ अपने रिलेटिव या मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म योगा कोर्सेज इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन उनको धार्मिक गतिविधियों में जाने की इजाजत नहीं होती है, उसके प्रचार प्रसार की इजाजत नहीं होती है, उसके लिए मिशनरी वीजा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं लॉकडाउन की स्थिति थी। लॉकडाउन के दौरान ये तमाम लोग जो है मिशनरी गतिविधियों में शामिल थे और आपको याद होगा कि मार्च के दौरान देश भर में एक तरह से जमात के लोग शुरुआती दौर में देश के कई राज्यों में जो कोरोना महामारी फैलाने का कारण बने, कई राज्यों में जहां एक भी केस नहीं था, जमात के लोग पहुंचे दिल्ली से और कई जगहों पर कई राज्यों में पहुंचे और वहां काफी संख्या में ये महामारी का प्रकोप बढ़ा। और इसके बावजूद सरकार के अनाउंसमेंट के बाद भी ये कई धार्मिक स्थलों में छिपते रहे, सामने नहीं आते रहे। इस तरह की तमाम चीजें की और जिसकी वजह से देश के कई लोग मुसीबत में आए, कई तरह से एक तरह से संक्रमण इसका फैला। उसके बाद ये तमाम लोगों के ऊपर सख्ती की गई है। राज्यों से जो रिपोर्ट आई थी जिन लोगों के खिलाफ और उन तमाम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट्स को इकट्ठा करने के बाद, उनका आकलन करने के बाद ये सख्त कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है और 40 से ज्यादा देशों के नागरिक इसमें शामिल हैं जो 2550 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये लोग 10 साल तक, अगले 10 साल तक ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं। अगले 10 साल तक ये लोग भारत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ये वीजा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये तुरंत सूचना गृह मंत्रालय को, जो हमारा इमिग्रेशन सिस्टम है, उसको मिल जाएगा और इनको अनुमति नहीं मिलेगी फिलहाल। जी सुधाकर, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो तबलीगी जमात से जुड़े 2500 से ज्यादा लोगों को काली सूची में डाल दिया गया है और 10 साल तक वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे भारत में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण मौजूदा हालात में राज्यों को राहत देने के इरादे से वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 की अवधि के जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों को 36,400 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए राज्यों के बकाया जीएसटी मुआवजे को भी जारी कर दिया है और फरवरी का अतिरिक्त मुआवजा भी दे दिया है, जिसकी गिनती मौजूदा वित्त वर्ष में की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को मुआवजा ऐसे समय में जारी किया है जब वो लॉकडाउन और कारोबार पर असर के कारण अप्रैल और मई में जीएसटी संग्रह में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं। इससे पहले अप्रैल में
अप्रैल से नवंबर की अवधि तक के जीएसटी मुआवजे के रूप में केंद्र ने कई चरणों में 1,15,096 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए थे। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के 75 अतिरिक्त उड़ानों के लिए एयर इंडिया आज शाम 5 बजे से टिकटों की बिक्री शुरू करेगा। वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण 9 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। अमेरिका और कनाडा के न्यूयॉर्क, शिकागो, वॉशिंगटन, वैंकूवर और टोरंटो शहरों को जाने वाले यात्री आज शाम 5 बजे से टिकट खरीद सकेंगे, बशर्ते कि वो इन देशों में प्रवेश के नियमों का पालन करते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के अलावा यहां फंसे लोगों को भी भेजा जा रहा है। कोरोना काल में रेलवे की ओर से तमाम राहत के पल लोगों के लिए दिए जा रहे हैं और वो लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और कैसे लोग अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सकें। अब भारतीय रेल ने इस बात पर खुशी जताई है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अब तक 36 बच्चों का जन्म हुआ है। खुद रेल मंत्री ने इस बात की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। दरअसल 1 मई से लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं ताकि मजदूर अपने अपने घर पहुंच सकें। इसी दौरान ट्रेन की बोगियों में सवार गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, जिनकी देखभाल रेलवे कर्मचारियों ने की और उन्हें सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाकर साहसिक काम किया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।